स्वागत है आपका विरोध शर्मा जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। आजकल हम लोग औसत के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही मुलाकात कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि देश में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज़ी से चल रहा है। बिल्कुल। लोकसभा के अंदर एक जंग जैसी छिड़ी हुई है और उस जंग में एक तरफ विपक्ष के सिपहसालार हैं राहुल गांधी और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ यानी एनडीए की सांसद मंडली और राहुल गांधी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं भाजपा को आड़े हाथों लेने का। वो सदन के अंदर भी भाजपा को घेरते हैं और सदन के बाहर भी उनके मंत्री मिल जाते हैं तो उनको कहते हैं आइए आइए साथ साथ खड़े हों, तो वो मंत्री शर्मा कर किसी तरीके से उनसे कतरा के निकल जाते हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत तत्परता के साथ उन्होंने पलटवार किया है राहुल गांधी के ऊपर। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पहले ही संकेत दिया था कि वो राहुल गांधी के खिलाफ एक विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं। उस विशेषाधिकार प्रस्ताव की थीम विषय वस्तु क्या होगी ये अभी तक ठीक से पता नहीं था, लेकिन आज जब संसद शुरू हुई तो वहां पर अमित शाह जी के लाडले सांसद निशिकांत दुबे ने एक अलग तरह का हमला किया राहुल गांधी के ऊपर और वो ये था कि वो एक सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन ले आए। मुझे नहीं पता है सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है। इतने दिनों तक पत्रकारिता करने के बावजूद मैं उसको पहली बार ये समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। आप इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे और आप बताएं हम लोगों को कि ये है क्या। और उसके तहत उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक किस्म की मांगे रखी हैं। एक मांग ये है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के एजेंट हैं, इसलिए उनकी संसद सदस्यता खारिज कर देनी चाहिए और उनको आजीवन चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब देखिए उसके ऊपर क्या होता है, लेकिन ये जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और उनके मुकाबले राहुल गांधी की जो रणनीति है, वो किस तरह भारत की लोकसभा में प्ले आउट हो रही है, क्योंकि मैं मानता हूं हमारा लोकतंत्र और लोकसभा दोनों एक संगीन दौर से गुजर रहे हैं। अब देखिए जी सबसे पहले तो राहुल गांधी को एक बार निष्कासित करवा चुके हैं कोर्ट की जजमेंट के जरिए और फिर दोबारा आ गए वो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद। तो इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी तरह से राहुल गांधी से मुक्ति पाए, वो सदन में ना बैठे और अगर वो सदन में नहीं बैठेगा तो हम अपनी मनमानी करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि मान्यवर निशिकांत दुबे जी, इनके खिलाफ सब्स्टेंटिव मोशन क्यों नहीं आना चाहिए जो इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ बोला, जो एक जिसका अपना कॉन्डक्ट दागदार है पार्लियामेंट में और विपक्ष को उसने विचलित किया, उस व्यक्ति के जरिए सब्स्टेंटिव मोशन आएगा। सब्स्टेंटिव मोशन तो गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए, गवर्नमेंट मूव करे मोशन और वो मोशन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मूव करें, वो लाएं, उस पर बहस हो और उसके बाद निकाल दें राहुल गांधी को। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेना चाहते? इनको इतनी तरजीह क्यों दी जा रही है निशिकांत दुबे जी को? इनमें क्या सुर्खाब के पर लगे हुए हैं? इनका क्या पार्लियामेंट्री करियर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का है। देखिए इसी सदन में पिछले इलेक्शन से पहले जो कंवर दानिश अली को गाली पड़ी सदन में, उस पर क्या क्या एक्शन हुआ? जिस व्यक्ति ने गाली गलौज किया कम्युनल लाइंस पे दानिश अली के खिलाफ, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? कोई आया था सब्स्टेंटिव मोशन उनके खिलाफ? नहीं आया था। देखिए कोई भी एक्शन भले ही वो पॉलिटिकल हो, जब तक वो रीजनेबल नहीं होगा लोगों को समझ में नहीं आएगा। और आरोप यहां पर लगा रहे हैं वो व्यक्ति जो स्वयं आरोपित है विपक्ष के द्वारा कि उन्होंने विपक्ष के मुख्य नेताओं को, पुराने जमाने के नेताओं को गाली दी है सदन के पटल पे, और उन किताबों को पढ़ के गाली दी है जिन किताबों की ऑथेंटिसिटी, उनकी हिस्टोरिसिटी, उनकी रिलायबिलिटी पे सवाल है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये किताब छपी नहीं
ये पब्लिश्ड नहीं है, इसको आप एक किताब का कोट नहीं कर सकते। वो सिटिंग, वो जो उस पहले के जो हमारे सेनापति थे फौज के, उनके द्वारा लिखी गई थी। और ये 3-4 आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये भी कहा कि मैं एक लाइब्रेरी बनाऊंगा, एक अपने अपने चॉइस की पुस्तकों की लाइब्रेरी। देखिए, बात यह है कि इस सब के चलते हमारे सदन की अवमानना हो रही है, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की अवमानना हो रही है। असल में अगर कोई प्रोविजन होता तो सदन में बाहर बैठे लोग, आप जैसे हमारे जैसे लोग, अगर वो भी कोई सब्सटेंटिव मोशन मूव कर सकते और कह सकते हैं कि भैया आप लोग सब मिलके हमारे सदन की पगड़ी मत उछालो। और जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, जिसका ये काम है सुलह करवाना, सदन को चलवाना, वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। किसको खुश करना चाह रहे हैं लोग? और स्पीकर साहब वैसे पदासीन नहीं हो रहे, तो फिर स्पीकर साहब का अभी क्या रोल है? ये जो सब्सटेंटिव मोशन आएगा, इसको कौन एडमिट करेगा? कोई डिप्टी स्पीकर तो है नहीं। और दूसरा कि भाई ये जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कोई कोशिश की कि स्पीकर साहब वापस आ जाएं, और जो स्पीकर साहब के खिलाफ जो विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया है फॉर हिज रिमूवल, वो 14 दिन के बाद आना है। कल से अवकाश पे जाएगी हमारा सदन, वो जो कमेटी की मीटिंग्स होती हैं बीच में, और उसके बाद दोबारा मार्च के माह में मिलेंगे लोग। तो भाई ये सब हो रहा है, ये दिखावे के लिए हो रहा है क्या? और कल जो एक पार्लियामेंट्री एक मंत्री, सिटिंग मंत्री ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या वो बयान पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए था? That statement should have been made on the floor of the house, because he was answering to charges made on the floor of the house. क्यों नहीं किया? बात प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की? विशेषाधिकार प्रस्ताव आप उनके खिलाफ लाइए जो पार्लियामेंट इन सेशन की उन्होंने अवमानना की है। जो बात उनको पहले पार्लियामेंट को बतानी चाहिए, वो जाके अखबारबाजी कर रहे हैं, मीडिया को बता रहे हैं, और अभी इंटरव्यू दे रहे हैं बैठे हुए एक बड़े टीवी चैनल पे, जो उनके दोस्त उद्योगपति का चैनल है। तो ये क्या बात है यार? क्या हो क्या रहा है? मजाक है क्या? हम लोग क्या अहमक हैं? हम मूर्ख हैं क्या? ये मत करो भाई, कुछ ऐसा करो जिससे कि बातचीत शुरू हो। आप में जो पाठ पड़ गया है विपक्ष में और सत्तारूढ़ दल में, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करो। प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं सदन में। प्रधानमंत्री जब लास्ट टाइम सदन में नहीं आए, उसके बाद भी नहीं आए, राज्यसभा में गए, उन्होंने अपना भाषण दिया वहां पर। तो जिस सदन में प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, जिस सदन में स्पीकर साहब नहीं आ रहे हैं, और उस सदन में जो आरोप लगे हैं एक मंत्री पे, वो अपने आरोपों का जवाब सदन के बाहर दे रहा है, ये अवमानना नहीं है क्या लोकसभा की? बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि हमको पता है कि बीमारी क्या है, हम ये भी जानते हैं इसका इलाज क्या है, लेकिन ट्रेजरी से कोई भी डॉक्टर वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देने को तैयार नहीं है। और वो मेडिकेशन और वो इलाज क्या है? वो इलाज ये है कि आप बातचीत शुरू करवाएं। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर साहब, आप रीच आउट करें विपक्ष को, बातचीत करें उनसे। अगर आपको राहुल गांधी से बात करने में झिझक हो रही है, तो उनके और सीनियर लीडरशिप है, उनसे बात कीजिए, खारगे साहब से कीजिए। Why can't, for instance, the parliamentary affairs minister drive down to the office or drive down to the residence of Sonia Gandhi, who is the chairman of their parliamentary committee, their parliamentary party chairman? उनसे क्यों नहीं बात करते? नहीं करेंगे क्योंकि उसमें शान कम होती है। और दूसरा, जहां तक कि विपक्ष का सवाल है, विपक्ष को भी देखिए, कल राहुल गांधी की स्पीच बड़ी जबरदस्त थी, जब तक वो बोल रहे थे इंडो यूएस ट्रेड डील पर। कमाल की स्पीच थी, और मैं समझता हूं कि अगर वो तर्ज आखिर तक रहती तो उचित रहता। लेकिन बीच में
उन्होंने एप्स्टीन का किस्सा छेड़ा और उन्होंने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स जो हैं उनके चलते ये जो कॉम्प्रोमाइजेस है इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री बाध्य हो रहे हैं। उसमें मामला अड़ा बुरी तरह से। मैं पिछली बार भी कहा था आपको कि वही बात दूसरी भाषा में कहना सीखें राहुल जी। ये बात दूसरी भाषा में भी की जा सकती है ना, कि एक कुछ फाइलें निकली हुई हैं जिन्होंने हड़कंप मचाया हुआ अमेरिका में और दुनिया भर में मचाया हुआ हड़कंप, और आरोप है कि उसमें कुछ तथ्य ऐसे भी आए हैं जिनकी अभी ऑथेंटिकेशन जरूर नहीं हुई है या करने की जरूरत है, जो कुछ आरोपों के घेरे में हमारे नेताओं को भी लाते हैं। क्या वो दबाव है? You don't have to specifically mention the prime minister so that the debate continues. आप इनडायरेक्टली, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बार किसी मंत्री के खिलाफ हमारे पास खबर थी और वो मंत्री बड़ा पावरफुल था, ये यूपीए के जमाने की बात। तो हमने ये फैसला लिया कि हम उसका नाम नहीं लिखेंगे और हम ये भी नहीं कहेंगे कि कौन सा पोर्टफोलियो है उसके पास। हम कहेंगे केंद्र का एक मंत्री है, उस पे ये आरोप है, वो छपी खबर। देखिए, समटाइम्स आप अपने पाठक को समझदार मानिए, उसके लिए इशारा ही काफी है। जैसे समझदार के लिए इशारा ही काफी होती है राहुल जी, उसी तरह जनता के लिए इशारा ही काफी होता है अगर आप बिना ये नाम लिए ये सवाल पूछते। दूसरी बात, मैं ये मानता हूं कि जो सवाल जो उन्होंने जो सवाल उठाए, उन तीनों सवालों पे करेक्टिव पोजीशन ली है जो आज की रिपोर्ट से अगर उन पे जाएं। जो डिजिटल टैक्स की बात थी उसके रिमूवल की, जो दालों का जो उसको करेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, मतलब उन्होंने कह दिया कि उन्होंने वो हटा दिया, अपनी जो दालें हटा दी। हाँ, उन्होंने जो फैक्ट शीट बनाई थी अमेरिकन ने, उसमें दालों का मुद्दा हटा दिया है। उन्होंने ये भी उसमें भी भाषा बदल दी है कि जहां 500 बिलियन यूएस डॉलर्स के हमने आयात करना है उनके जो उत्पादन का अमेरिका के, उसमें भी कुछ ऐसा फिजियोलॉजी चेंज की है जिससे कि ऐसा ना लगे कि ये बाध्य होके भारत को करना पड़ेगा, मतलब उसमें कोई एस्केप रूट भी हो सकता है। देखिए, ये देखिए, दिस इज ऑल रेट्रोस्पेक्टिव विजडम इन प्ले। हमको अभी तक पता नहीं है कि वो जो डील है उसका आयाम क्या है, उसकी वर्डिंग क्या है एग्जैक्टली, और उसका फाइनल स्वरूप क्या होगा। ये तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है जिसपे इतना कुछ बहस शुरू हो गई। और जैसे कि मैं कहता हूं, मैंने बार बार कहा कि जैसे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा देते हैं, उसी तरह से अधूरे ट्रेड डील में प्राण प्रतिष्ठा करवा देते हैं। जश्न मना रहे हैं अधूरी ट्रेड डील। हाँ, यश हासिल करने के लिए, ये दिखाने के लिए तो हमने बहुत बड़ी चीज कर ली। और जो मंत्री लोग कह रहे हैं कि इतने सालों के बाद हमने डील की, यूरोपियन यूनियन के साथ की और अब हमने अमेरिका के साथ की है, ये बातें स्वयं वाणिज्य मंत्री भी कह चुके हैं और अब वो पुरी साहब भी जगह जगह जाके कह रहे हैं अपने पक्ष में दिखाने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर पुरी साहब का नाम आया था तो बिना किसी प्रॉम्प्टिंग के ऑन अ पॉइंट ऑफ पर्सनल क्लैरिफिकेशन होकर ये सब बातें कर सकते थे पार्लियामेंट में। बिल्कुल। लेकिन पार्लियामेंट को एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ फोरम वो रिस्पेक्ट शायद या नहीं देना चाहते या इनसे दिया नहीं जा रहा है। पार्लियामेंट इस देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके पीछे जितने भी वोटर हैं हिंदुस्तान में उनकी मोहर है जी। और वह उस प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप छोटे छोटे टीवी चैनल्स में जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं जबकि पार्लियामेंट सेशन में है। और उसी वही जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीकर साहब भी नहीं आ रहे और माननीय प्रधानमंत्री को भी मैंने नहीं देखा जब से उन्होंने उनको स्पीकर साहब ने बकौल स्पीकर साहब ये बताया कि आप मत आए, यहाँ पर संभावना खतरे की है। तो उन्होंने जो एड्रेस टू
पार्लियामेंट टू दी प्रेसिडेंशियल एड्रेस, रिप्लाई टू प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो पार्लियामेंट में देनी होती है, वो उन्होंने राज्यसभा में दी। अब ये बजट पे डिस्कशन हो रही है और इस बजट पे स्पीकर, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर का रिप्लाई होगा, क्या उस वक्त आएंगे क्या प्रधानमंत्री उनको सुनने के लिए? देखने वाली बात ये भी है। तो देखिए, सदन की अवमानना तो दोनों तरफ से मिलके हो रही है। मेरे कहने का मकसद ये है, और ये सब्सटेंटिव मोशन वगैरह आप लाना चाहते हैं, देखिए हमने पहले देखा है डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस, मुर्गी चोरी पे डिस्क्वालिफिकेशन कई बरस पहले बहुत बार हमने देखा है। जिसने वो किया है वो पशेमान हुआ है, अंततः उसको परेशानी हुई, नुकसान उसी को हुआ है, उसी को हुआ है। और अगर ये लग रहा है कि अच्छा मान लीजिए कि majority of the people are not convinced by Rahul Gandhi, but even if 45% are convinced by Rahul Gandhi, then ये क्या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो 45% लोग उनसे एग्री करते हैं, उनकी शान में सदन को वैसे चलाएं, और चलाने का पूरा दायित्व रूलिंग पार्टी पे होता है सदन को, बिल्कुल बिल्कुल, स्पीकर की सहायता से, स्पीकर के जरिए। और जो बोलने का समय होता है वो सब समय कंसल्टेशन विद रूलिंग पार्टी दिया जाता है, और किन मुद्दों पे चयन होगा वो भी इन कंसल्टेशन विद रूलिंग पार्टी किया जाता है, और उसमें विपक्ष की डिमांड्स भी फैक्टर इन की जाती हैं, लेकिन उतनी ही की जाती है जिसपे रूलिंग पार्टी एग्रीमेंट में होती है। तो मैं समझता हूं कि ये ताली एक हाथ से नहीं बजी, ये ताली दोनों हाथों से बजी है। पक्ष से भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो अवॉइडेबल थी, लेकिन अब आज के दिन ये कहना कि हम सब्सटेंटिव मोशन लाकर और इनको सदन से निकलवाएंगे और इन पे बार लगवाएंगे कि इलेक्शन दोबारा लड़ सके, वाह भाई वाह, जय लोकतंत्र। और उसका जो झंडा उठा के चल रहे हैं हमारे माननीय निशिकांत दुबे जी, उनका अपना रिकॉर्ड इतना चमकीला है, इतना भव्य है कि उनके सामने सदन भी छोटा लगता है। अच्छा, एक बात है, आपने ये बात ठीक कही कि राहुल गांधी को एप्स्टीन का नाम लेने की बजाय उसको इशारों में बात करनी चाहिए थी, बात को घुमा फिरा के कहना चाहिए था। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन अब उन्होंने नाम तो ले दिया, उन्होंने हरदीप पुरी का भी नाम ले दिया। अच्छा, तो जो हरदीप पुरी साहब ने जो सफाई दी है उसकी, उस सफाई पे भी थोड़ा सा हम दोनों मिलकर थोड़ा ध्यान दे दें। हरदीप पुरी, अब तो रिकॉर्ड पे आ गई उनकी सफाई। उन्होंने सफाई में कहा है कि भाई हम जब एप्स्टीन से मिले तो उसमें दूसरे कारणों से मिले और कुछ उसमें अंतर्राष्ट्रीय मसले थे, उसमें ये सब बातें नहीं थी जो एप्स्टीन के साथ जोड़ी जाती हैं। मैं एप्स्टीन की विवादास्पद जिंदगी को दो हिस्सों में बांट कर देखता हूं। एक हिस्सा वो है जब उनके खिलाफ यौन दुराचरण के आरोप साबित नहीं हुआ था। दूसरा हिस्सा वो है कि आरोप साबित हो गया उसके बाद की गतिविधियां, फिर उनकी तो हिरासत में आगे जाकर डेथ ही हो जाती है, मौत हो जाती है। तो चाहे बिल गेट्स हों, चाहे हमारे हरदीप पुरी साहब हों, उन्होंने एप्स्टीन के साथ मुलाकातें तब की, तब एप्स्टीन की सोहबत की, एक नहीं कई बार सोहबत की। खुद हरदीप पुरी ने मान लिया कि एक से ज्यादा बार उन्होंने एप्स्टीन की सोहबत की, जब एप्स्टीन को यौन दुराचारी के रूप में सजा याफ्ता हो चुके थे। वो देखिए, वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट की डेलीगेशन में वो उनसे मिले थे, और आज ये भी सफाई देते हुए सुनाई दिए कि आई वॉज लिटिल सर्कमस्पेक्ट कि हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो फिर हमारी जो टीम के लीडर थे उन्होंने कहा कि हम तो डेलीगेशन में जा रहे हैं, तो इसमें क्या बात, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब अंततः वो चले गए, उनसे मुलाकातें उनसे करने चले गए, और फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं जो बातें कर रहा था भारत के डिजिटल पुश के संदर्भ में, तो भारत की मदद करने के तरीके से ही कर रहा था। ये सब बातें, देखिए, ही ओवरप्लेड हिज हैंड श्योरली। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बहैसियत मंत्री ये जो सफाई उनको सदन में देनी चाहिए, वो सदन में बाहर जो उन्होंने दी है, उनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकता? आपने
अवमानना की है सदन की when the house is in session and on such a crucial issue where the allegation was made on the floor of the house, you have given the clarification outside the house to the media. So in what capacity are you giving that clarification? As a minister, as a member of parliament, or as an ordinary citizen of India who is facing some questions on his conduct? मैं एलिगेशन का शब्द भी नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए, बात यह है कि कोई भी आदमी गेम के रूल के हिसाब से नहीं खेल रहा, और ज्यादा अवमानना गेम की सत्तारूढ़ दल की तरफ से मेरी नजर में होती नजर आ रही है। बिल्कुल विपक्ष की गलती है। राहुल गांधी को एक कुछ लाइन से वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, वो उसने की है, लेकिन वो ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है, वो ऐसा ट्रांसेंडिंग द लाइंस नहीं है जिसमें कि आप उनको कहो जी इनको सदन से बाहर निकालो। एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज इलेक्टेड द सेकंड टाइम to become the leader of the opposition. When I say the second time, that is by the MPs who made him the leader of the opposition. You are going to bring a substantive motion against him? अरे भैया, आप फिर तो आप रेफरेंडम करवा लो ना राहुल गांधी पे। आप अगर राहुल गांधी को हटाना चाहते हैं, तो मिस्टर निशिकांत दुबे, you ask your leadership to get a referendum done on Rahul on the issue as to whether or not Mr. Rahul Gandhi should continue as leader of the opposition. आप रेफरेंडम करवाओ ना, ये इतना आसान इशू नहीं है। आपने पहले भी कोर्ट्स के जरिए उनको निकलवा दिया। एक डेफेमेशन केस में आपने सजा दिलवा दी, जो सजा का जो वक्फा था उसके चलते उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली उनको, अब आप दोबारा उनको निकालने के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो निशिकांत दुबे जो है, इन व्हाट कैपेसिटी इज ही स्पीकिंग? मेरे ख्याल से तो वो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख रणनीतिक मोहरे हैं। मेरे ख्याल से उनसे ये करवाया जा रहा है, अपनी मर्जी से तो वो कर नहीं सकते। देखिए, ऐसा है, ये तो बाकायदा सोचा गया है कि पहले सब्सटेंशियल मोशन आजमाया जाए, उसके बाद विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि कुछ भी लाए, विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए, सब्सटेंटिव मोशन लाए, पर 14 दिन के बाद जो स्पीकर साहब पे आरोप लगे हैं उन पे तो बहस हो जाए। बिल्कुल। देखिए, एक स्वर्णिम मौका है। देयर आर 2 इश्यूज। दे आर ट्राइंग टू, इन माय असेसमेंट, create an issue against Rahul Gandhi to cancel it out, to cancel out the issue against the speaker. ये बार्गेनिंग, एज अ बार्गेनिंग चिप इसको डेवलप किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना कि हम ये विड्रॉ कर लेंगे, आप वो विड्रॉ कर लो। अगर ऐसा भी है तो मैं समझता हूं इट्स अ गुड एस्केप रूट, कि भाई अगर जिस तरह से कोई डर्टी लिनन पब्लिकली वॉश हो, उससे पहले इस पे एक एग्रीमेंट रीच कर लें दोनों पक्ष, जिस तरह से एग्रीमेंट रीच हुआ था कि भाई हम बहस करेंगे बजट पर, और जिसमें राहुल गांधी ने भी पार्टिसिपेशन किया, और जिसमें उसका इंटरवेंशन बहुत सब्सटेंटिव था, और उसमें अगर वो एक गलती ना करते या एक एक्सेस ना करते, गलती तो खैर मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला, जो मेरी नजर में एक तरह से एक्सेसिव एजर्शन था, वो नहीं होना चाहिए था। वो अगर उसी तर्ज पे बोलते जिस तर्ज पे वो ट्रेड डील पे बोल रहे थे, ट्रेड डील पे तो उनका जो इंटरवेंशन था वो एक्सेप्शनली गुड था, और अगर वो दूसरा पक्ष भी उसी लहजे में रख देते तो पूरी तरह से उनकी जो इंटरवेंशन है वो कामयाब और बड़ी चमकती शाइनिंग इंटरवेंशन होती। लेकिन जिस तरह की हमारी आज की जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ इन हॉस्टिलिटी एंड डेगर्स ड्रॉन पॉलिटिक्स, तो उसके चलते मैं समझता हूँ थोड़ा सा उसके इम्पैक्ट में कमी आई। लेकिन अब उसके जवाब में जो आवाज हो रहा है वो तो सदन
को छोटा ही कर रहा है ना। भाई सदन चल रहा है और आप सदन के बाहर जाके क्लैरिफिकेशन दे रहे हो यार, क्यों दे रहे हो भाई? किस, और वो भी, और आप पे आरोप सदन में लगा है, आप वहीं जवाब दीजिए उसका। एंड ही सिटिंग इन दी पार्टी ऑफिस एंड रिस्पॉन्डिंग टू दोस क्वेश्चंस। बीजेपी पार्टी ऑफिस इज नॉट पार्लियामेंट. Let every minister know that, na? So if you expect the opposition to respect the traditions of parliament, and I think they must, and I agree with that, that every side must respect the traditions of parliament, including the chair, including the leader of the house and the leader of the opposition, everybody, including parliamentary affairs minister. लेकिन जब एक व्यक्ति पे सवाल है तो दूसरे व्यक्ति पे सवाल खड़े करके आप कैंसल आउट करने चाहते हैं इन सवालों को, प्रश्नों को, तो ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंटैलिटी है पार्लियामेंट में, ऐसी हो सकती है। लेकिन फिर तुरंत आप अंकुश लगाएं, अब जो इंटरवल आएगा, जो इंटरमिशन आएगा, जो रिसेस होगी पार्लियामेंट में, उस दौरान आप एक पीस प्रोसेस चलवाएं और निशिकांत दुबे जैसे मान्यवरों को चुप करवा के अपने कहेंगे अपने घर जाएं, इत्मीनान से कुछ सोच समझ के कुछ जो भी और करना हो करें। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटीज की मीटिंग तो चलती रहेगी, मीटिंग तो चलती रहेंगी रिसेस में, लेकिन उस दौरान एक पीस प्रोसेस भी चलना चाहिए जिसमें कि वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ सदस्य दोनों तरफों से शिरकत करें और एक रिस्पेक्टेबल एग्रीएबल सॉल्यूशन की तरफ जाएं। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से सोचने के लिए तैयार होगी जिस तरीके से आप उन्हें सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो जो एडवर्सरियल पॉलिटिक्स है, टकराव वाली जो राजनीति है, उस टकराव वाली राजनीति की महारथी है और उसने ऐसा माहौल बना दिया है कि दूसरी पार्टियों को भी उसी के टर्म्स पे, भाजपा द्वारा बनाई गई शर्तों पर ही उससे टकराना पड़ता है, वरना वो कमजोर दिखती है, उसको लगता है उसको फौरी तौर पर राजनीतिक नुकसान हो रहा है, राजनीति की जो बागडोर है वो उसके हाथ से फिसलती जा रही है, तो बेचैनी में फिर वो भी वही तरीका अख्तियार करने लगते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी वाले उनके खिलाफ अख्तियार करते हैं। बहरहाल ये हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, जैसा कि मैंने शुरू में ही इस चर्चा को शुरू करते हुए कहा था कि हमारा लोकतंत्र और संसद दोनों ही एक संगीन मोड़ पर खड़े हुए हैं। ये मोड़ उसे कहाँ ले जाएगा, उसके ये मोड़ भी कुछ इस तरह का है जिसमें एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है और केवल एक छोटी सी पगडंडी जाती है जिस पर चलने से शायद लोकतंत्र और संसद दोनों बच जाए। Let the parliament be a trapeze artist. Let the people in parliament be trapeze artists and perform a perfect 10 on the crossbar to pull parliament out of this crisis. मैं ये कहना चाहता हूँ। Absolutely and agree with you. Absolutely agree with you. बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत उम्दा किस्म की चर्चा हुई और हम लोगों को मुझे लगता है जल्दी ही फिर मिलना पड़ेगा, क्योंकि जो मामला है इस वक्त वो काफी गर्म है। धन्यवाद। शुक्रिया भाई जी।